इस वक्त देश में राजनीति के दो पैटर्न दिख रहे हैं। एक पैटर्न राहुल गांधी एंड कंपनी का है, जिन्हें लगता है कि सबको जाति में बांट देंगे, मोदी सत्ता से हट जाएंगे और वो सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए कभी राहुल गांधी सरकार के अफसरों की जाति खोजते हैं, कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी मिस इंडिया की जाति ढूंढने लग जाते हैं, कभी किसी से भी पूछ लेते कौन जात हो। यह बात अलग है कि अगर कोई खुद राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ले तो इनकी पूरी पार्टी और इंडी गठबंधन में आग लग जाती कि राहुल गांधी से जाति कैसे पूछ ले। लेकिन राहुल गांधी आजकल जाति राजनीति के चैंपियन बने हुए हैं, तो इसलिए उनको तो सब माफ है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जाति की राजनीति ने इंडी गठबंधन को बड़ा फायदा भी दिलाया था। यह जाति की राजनीति शुरू इन्होंने मजबूरी में की थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की काट इनके पास थी नहीं। लेकिन जो काम मजबूरी में शुरू किया, अब इन्हें इसी जाति की राजनीति वाले काम में मजा आने लगा है। इसलिए राहुल गांधी मिस इंडिया की भी जाति देख रहे हैं, मीडिया की भी जाति देख रहे हैं। लेकिन जब जाति की इस तरह की राजनीति देश में चलाई जा रही हो, तो जवाब भी वैसा ही देना पड़ता है जैसा जवाब यूपी के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के बड़े ब्रांड बन चुके योगी आदित्यनाथ ने दिया। सीएम योगी ने वो बात कह दी जिसे कहने के लिए इस देश में बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन आज का जो माहौल है, आज जिस तरह से जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, योगी को यह बात क्लियर कट कहनी पड़ी और इसलिए हर जगह सीएम योगी की इस बात की चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने क्लियर कट हिंदू समाज से कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं तो बांग्लादेश का हाल देख लो। सुनिए सीएम योगी ने कैसे हिंदुओं को चेताया है। फिर आपको बताऊंगा कि योगी की बात पर क्यों तिलमिला गए ओवैसी अखिलेश, और क्या योगी की बात हिंदू समाज सुनेगा जिसे जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी की बात कड़वी है लेकिन खरी बात। बटेंगे तो कटेंगे, सीधा मतलब यही है कि जुड़ेंगे तो बचेंगे, नहीं तो वही होगा जो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज आया तो हिंदू खतरे में। बांग्लादेश में कभी 22% हिंदू थे, आज सिर्फ 8% हिंदू बचे। जो 8% हिंदू बचे हैं वो भी कट्टरपंथियों के खौफ में जी रहे हैं। हिंदू समाज एक होगा तो कट्टरपंथी हावी नहीं होंगे और फिर वैसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा जैसा बांग्लादेश में होता है। योगी की बातों को का सीधा मतलब यही है, लेकिन योगी की यह खरी बात ओवैसी और अखिलेश जैसे नेताओं को चुभ गई। इनमें ओवैसी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो अखिलेश पीडीए वाली राजनीति करते हैं, और ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं को योगी की बातें चुभनी है। एक बार सुनिए अखिलेश और ओवैसी ने क्या कहा इस बात पर, फिर बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ के बयान से इंडी गठबंधन में खलबली क्यों मची। वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है, तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। योगी आदित्यनाथ के बयान से यूपी की पॉलिटिक्स में भयानक हलचल मच गई। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भय फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? निंदनीय बयान। बांग्लादेश पर जिस मुखरता से योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं उससे इंडी गठबंधन को परेशानी हो रही है।
क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की बातें हिंदू समाज समझ गया तो फिर इंडी गठबंधन की पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन हर कीमत पर जाति की राजनीति चाहता है। इंडी गठबंधन यही चाहता है कि सब जातियों में बटे रहें, जिससे बीजेपी के हिंदुत्व को कमजोर किया जा सके। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, और इसे लेकर राहुल गांधी का डेस्परेशन इस लेवल तक पहुंच गया है कि उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी के सर्वे के नतीजों के आधार पर कह दिया कि मोदी जी, अगर आप जातिगत जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्दी ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करते हुए देखें। साफ है कि राहुल गांधी को यह लग रहा है कि जातिगत जनगणना ही वो मुद्दा है जो पीएम मोदी को कुर्सी से हटाकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। शायद इसलिए वो हर चीज को अब जातिगत जनगणना से जोड़ रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को भी इससे जोड़ दिया। कहा कि उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक कराई है, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। राहुल गांधी का अजीबोगरीब बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी कैसे फंस सकते हैं। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है, मैंने भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली है, तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना, ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। ये वो राहुल गांधी हैं जो ना तो खुद दलित हैं, ना ओबीसी हैं, ना आदिवासी, और पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के हिसाब से चलती है। तो अगर इतना आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए करने का शौक है तो गांधी परिवार जो है वो पूरी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दे देता किसी को, दलित को, आदिवासी को, पिछड़े। ये राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी खुद की कोर टीम में कितने दलित, आदिवासी, और ये जो कह रहे हैं कि भाई कोई भी मिस इंडिया जो है वो नहीं रही दलित, आदिवासी। अरे भाई कोई इनसे पूछे कि 70-75 साल से ज्यादा हो गए देश की आजादी को, उसमें 55-60 साल तो आपने राज किया, तो बना देते दलित, आदिवासी महिला को मिस इंडिया, अगर सरकार बनाती है तो। राहुल गांधी की बातें समझ से बाहर होने लगी। अब क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जाति देखकर होगा क्या? क्या किसी ने ऐश्वर्या राय की जाति पूछी थी जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी, या किसी ने सुष्मिता सेन की जाति पूछी थी जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी? भारत से यही दो पहले और बड़े चेहरे थे जिनका नाम वर्ल्ड लेवल पर हुआ जब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर की भी जाति देखी जाएगी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जाति देखकर पार्टिसिपेंट भेजे जाएंगे। मतलब राहुल गांधी का लॉजिक क्या है, ये आपको समझने के लिए भी आपको अपने अंदर के लॉजिक को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉजिक के लेवल पे आता ही नहीं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनका बस चलता तो बॉलीवुड ओलंपिक क्रिकेट टीम में आरक्षण लागू कर दे। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या हुआ। आप क्रिकेट का उदाहरण देखिए, हाल ही में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। अगर राहुल गांधी के फॉर्मूले से चलें तो अब उस परिस्थिति में किसी भी वर्ग का योग्य खिलाड़ी रोहित और कोहली की जगह ले सकता है, क्योंकि वो दोनों जनरल कास्ट से हैं। अगर पिछड़े वर्ग से कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट लेता है या उसे टीम से बाहर किया जाता है तो राहुल गांधी के फॉर्मूले के मुताबिक उसकी जगह उसी वर्ग का दूसरा खिलाड़ी लेगा। इसके लिए जनरल या अन्य वर्ग जितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे उन्हें टीम में जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के फॉर्मूले के मुताबिक तो भारतीय टीम में कप्तानी का रोटेशन भी जाति के आधार पर होगा। इसी तरह ओलंपिक में भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से पहले उनकी जाति देखी जाएगी। यानी राहुल गांधी के फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल में हर वर्ग के खिलाड़ी फिक्स किए जाएंगे, हर जाति के। और ऐसे में हो सकता है कि नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों का नंबर ना आए, वो भी आरक्षण की संख्या पर निर्भर करें। पर मेरा तो सवाल है कि राहुल गांधी को इतनी चिंता है SC, ST, OBC की, तो भाई कांग्रेस ने तो 55-60 साल राज किया, क्रिकेट टीम में आरक्षण लागू कर देते, इंडियन टीम में, ओलंपिक में अपने जमाने में भेज देते आरक्षण लागू करके।
बॉलीवुड में कोई फिल्म बनेगी तो राहुल गांधी के हिसाब से जो है उसमें जाति के आधार पर एक्टर लिए जाएंगे। तो आप करा देते ना बॉस, इतने साल 55-60 साल ये आइडिया नहीं आ रहा था, बत्ती नहीं जल रही थी। राहुल गांधी की इन उटपटांग बातों का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब राहुल गांधी स्पोर्ट्स, फिल्म और मिस इंडिया कंपटीशन में भी आरक्षण चाहते हैं। यह सिर्फ बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, पर अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जी सरकारें मिस इंडिया नहीं चुनती, ना ही ओलंपिक में एथलीट को चुनती हैं और ना ही सरकार फिल्मों में एक्टर को चुनती है। राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार से यह सवाल करते हैं कि उनकी सरकार में कितने अधिकारी, कितने मंत्री ओबीसी, एससी, एसटी पर, जबकि कांग्रेस की सरकारों में क्या हाल रहा है। मैं आपको उसका एक और उदाहरण बताता हूं। पहले भी मैंने आपको बताया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डेटाबेस है उस पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक 1952 से लेकर अब तक जो मंत्री परिषद रहा है सरकारों में, किस पार्टी की सरकार ने दलितों और पिछड़ों को ज्यादा हिस्सेदारी दी, उसका आंकड़ा भी आपको दिखाता हूं। जो कह रहे हैं कि मिस इंडिया को बन जाना चाहिए, मिस इंडिया दलित और ओबीसी और एससी एसटी को बन जाना चाहिए था, अगर आप उनके जमाने में देखेंगे मंत्री मंडल में प्रतिनिधित्व, भाई मान लीजिए आप, अब वो अपने लिए तो मानेंगे नहीं, लेकिन आप मिस इंडिया नहीं बनाते, आप क्रिकेट टीम में नहीं कर सकते, ओलंपिक में नहीं कर सकते, मंत्रिमंडल में तो बना सकते थे ना भाई। अगर इसमें आपको दो हिसाब दिखाऊं कि बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, इन दोनों का क्या हिसाब रहा है। अब जनरल कैटेगरी, कितने जनरल कैटेगरी के मंत्री रहे हैं भाई जब जब बीजेपी की सरकार रही है। बीजेपी में 61.5% जनरल कैटेगरी के मंत्री रहे और कांग्रेस की सरकारों में 72.5%। तो भाई आप क्यों जनरल कैटेगरी को दे रहे थे? 90% अगर हिस्सेदारी एससी, एसटी, ओबीसी की है तो कांग्रेस 72% अपने मंत्री जो बनाती है वो जनरल कैटेगरी से क्यों बना रही थी इतने सालों में? ओबीसी कैटेगरी, जो बीजेपी की सरकारों में ओबीसी कैटेगरी के मंत्री रहे वो 25.3% रहे और कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस की सरकारों में 14.1% मंत्री रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से। तो बताएं राहुल गांधी की ओबीसी मंत्री क्यों नहीं बन रहा था कांग्रेस के जमाने में सरकारों में? एससी कैटेगरी अगर आप देखेंगे, शेड्यूल कास्ट बीजेपी में 7.2% और कांग्रेस में 9.1%। यहां बीजेपी से थोड़ा सा आगे है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब का अगर आप मामला देखिएगा, आदिवासियों का, बीजेपी फिर यहां बाजी मार जाती है। 5.9% आदिवासियों को मंत्रिमंडल में बीजेपी की सरकारों में जगह मिली और कांग्रेस में 4.3%। तो कोई पूछे ना भाई कि क्यों ओबीसी में नहीं दे पाए, क्यों एससी एसटी में जो है वो इतना कम दे पाए। देना था इनको, 90% मंत्री बनाने थे, अपना बना नहीं पाएंगे। मिस इंडिया इनको चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी से, अपने जमाने में बनाते ना भाई। राहुल गांधी जातिगत जनगणना का डंका पीट रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि जब केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। यही सवाल मायावती अब राहुल गांधी से पूछ रही हैं कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, जो अब इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दें। जबकि बीएसपी इसके हमेशा पक्ष धर रही, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्ग के हित में बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने के क्रेडिट लूटने की भी होड़ मची हुई है। मायावती ने दावा किया कि उनकी पार्टी सालों से पहले केंद्र में कांग्रेस और अब बीजेपी पर जातिगत जनगणना को लेकर दबाव बना रही। इसी तरह का क्रेडिट लूटने की होड़ में अखिलेश यादव भी शामिल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भी सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के बहाने कांग्रेस को भी लपेट लिया। आरोप लगाया कि पिछली बार भी जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। सुनिए अखिलेश यादव। राजनीति का चक्र वहाँ पहुँच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा।
कोई अखिलेश यादव से भी पूछे कि आप तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, आप उत्तर प्रदेश में करा लेते जातिगत जनगणना और वहां पर आप डेटा सार्वजनिक कर देते। कर्नाटक में कांग्रेस ने कराया लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं किया। तो ये लोग या तो कराएंगे नहीं, कराएंगे तो बताएंगे नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना पर पॉलिटिक्स भरपूर करेंगे। इंडी गठबंधन का तो पूरा फोकस इसी पर है कि कैसे हिंदुओं को जातियों में बांटा जाए और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ फायर मोड में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जिस तरह से इंडी गठबंधन खामोश है, उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो बोलता है लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप हो जाता है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर बताता हूं कि बांग्लादेश में जन्माष्टमी पर किस मंदिर पर हमला हो गया। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। विपक्ष जिस तरह से जाति की भयंकर राजनीति कर रहा है, हर बात को जाति से जोड़ रहा है, उसके जवाब में बीजेपी भी आक्रामक। अगर योगी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो एमपी के सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि देश में रहना है तो रामकृष्ण कहना है। क्लियर मैसेज है कि जितना जाति की राजनीति को पंप किया जाएगा उतनी ही हिंदुत्व की राजनीति मुखर होगी। एक बार सुनिए एमपी के सीएम को। रहीम, रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। देश में साधु संत भी मानते हैं कि जाति के नाम पर हिंदू समाज कमजोर होगा, इसलिए उनकी तरफ से भी हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही जा रही है। बाबा बागेश्वर ने भी देश के हिंदुओं से नई अपील की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सभी हिंदू अपने नाम से पहले हिंदू जरूर लगाएं। अभी सभी लोग अपने नाम के आगे जाति लगाते हैं। अगर नाम के पहले हिंदू लगाएंगे तो अन्य देशों से आने वाले लोग हमें हिंदू के नाम से जानेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत में जात पात का संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया, हालात करो या मरो जैसे हो गए, इसलिए भारत को भव्य बनाने के लिए भारत से जात पात खत्म करना होगा। बागेश्वर बाबा ने आगे ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई विदेशी भारत आए तो वो हिंदू से मिले, इसलिए किसी जाति से ना मिले, इसलिए नाम के आगे हिंदू लगाना जरूरी हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर भी बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में मंदिर को टारगेट किया गया। बांग्लादेश के महामिलन मंदिर में अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी, दान पेटी को लूट लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता जता चुके हैं। भारत की तरफ से बांग्लादेश पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर भी बांग्लादेश के हिंदू नेताओं ने सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मीटिंग में हिंदुओं पर हमले, उनकी जमीन छीने जाने का मुद्दा उठाया। मोहम्मद यूनुस ने सबको सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि हर बांग्लादेशी उनका परिवार है, हर हाल में रक्षा की जाएगी। अरे कब कीजिएगा? बार बार यही बोलते हैं रक्षा करेंगे करेंगे कब? मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां किसी भी मंदिर को सुरक्षा की जरूरत ना पड़े। जब तक आप बनाइएगा सारे मंदिर टूट जाएंगे, उसके बाद सुरक्षा की जरूरत वैसे ही नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू खतरे में है, जिस तरह से वहां कट्टरपंथियों ने डर का माहौल बना दिया है, वो खतरा भारत में भी ना आए, इसलिए बांग्लादेश की बात भारत में हो रही है। और कहा जा रहा है कि हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, जात पात की राजनीति को हावी नहीं होने देना। सीएम योगी ने यह मैसेज देने के लिए जन्माष्टमी का दिन भी चुना। आज सबके आराध्य भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो इस मौके पर सारे हिंदू समाज को यह बात समझ में भी आई। कृष्ण जन्मोत्सव पर आज पूरे देश में धूमधाम है, भक्ति का भाव हर जगह दिख रहा है। तो एक खास तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव मथुरा, वृंदावन, गोकुल में मशहूर कवि कुमार विश्वास मिट्टी में लौटने लगे।
कुमार विश्वास रमण रेती आश्रम पहुंचे थे और रमण रेती की मिट्टी में पले बढ़े भगवान कृष्ण की जमीन पर कुमार विश्वास भी कृष्ण भक्ति में डूबे हुए नजर आए। कुमार विश्वास ने वहां पर जन्माष्टमी के मौके पर क्या कहा, एक बार सुनवा। अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, वो फन पे जो नाचा था तू ताता थैया, कन्हैया कन्हैया। पाठशाला में अगली क्लास। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर बड़ा खुलासा, आ गया हैरान करने वाला वीडियो। सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो आरोपी और प्रिंसिपल ने कौन से राज उगले, अब इसका चल। कोलकाता कांड में 13 दिन से सीबीआई की जांच चल रही, लेकिन सीबीआई के आने से पहले जिस तरह से इस केस में जांच की गई थी उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोल दिया कि ऐसी लापरवाही 30 साल के करियर में नहीं देखी। जबकि ममता बनर्जी तो कोलकाता पुलिस की पीठ थपथपा रही है कि पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उससे यह फैक्ट नहीं बदल सकता कि इस केस में लापरवाही हुई, और लापरवाही की तस्वीर भी अब सामने आ गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। घटना मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुई, यानी सेमिनार हॉल क्राइम सीन था और उसे फौरन सिक्योर करना चाहिए, लेकिन सेमिनार हॉल में जो लापरवाही बरती गई उसकी तस्वीरें आप देखिए। यह वीडियो 9 अगस्त का बताया जा रहा है। जगह आरजी कर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल, जहां ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस वीडियो में दर्जनों लोग सेमिनार हॉल के अंदर दिख रहे हैं। इसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में पुलिस भी दिख रही है। सवाल यह है कि आखिर घटना के फौरन बाद इतने सारे लोग क्राइम सीन पर कैसे पहुंच गए? क्या इससे वहां मौजूद सबूत टेम्पर नहीं हुए? क्या इसीलिए सीबीआई कोर्ट में खड़े होकर कह रही कि हम तो 5 दिन बाद गए, तब तक तो वहां पर पूरा क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो चुका था? क्राइम सीन बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है और एक एक चीज वहां एविडेंस हो सकती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने लोगों के सेमिनार हॉल पहुंचने से न जाने कितने एविडेंस तो खत्म हो गए, न जाने कितने मार्क्स मिट गए होंगे। क्या इसी तरह की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी? और क्या यह लापरवाही हुई है तो सीबीआई भी गुनहगारों तक पहुंच पाएगी या नहीं? यह वीडियो सामने आया तो कोलकाता पुलिस ने इस पर सफाई दी। कोलकाता पुलिस ने यह नहीं कहा कि यह वीडियो सेमिनार हॉल का नहीं है, बल्कि सफाई में क्या कहा कि जहां बॉडी मिली उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था, वहां सिर्फ आधिकारिक लोग ही जा सकते थे, वहां पर सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं। जांच के लिए कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। यानी कोलकाता पुलिस यह मान रही है कि सेमिनार हॉल का वीडियो जो सामने आया है वो सही है। साथ ही पुलिस यह कह रही है कि इस दौरान किसी भी तरह से एविडेंस से छिड़कानी नहीं, मतलब जहां पर डेड बॉडी मिली होगी उतना एरिया इन्होंने सिक्योर कर दिया। आपको कैसे पता कि उतना ही एरिया में सबूत है, आसपास कहीं नहीं है? सुनिए कोलकाता पुलिस क्या कह रही है, फिर बताऊंगा कि इस मामले में जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं वो कितने लोगों के हुए हैं और उसमें क्या निकल कर आने की बात होती है। कि जो सेमिनार हॉल था वो 51 फीट बाय 32 फीट का है और उसके अंदर जहां पे बॉडी थी वहां से लेके 40 फीट तक पूरा पुलिस का कॉर्डन ऑफ किया गया था। उस कॉर्डन के अंदर फैमिली, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फॉरेंसिक और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो कर रहे थे उनके अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वहां पे संभव हो ही नहीं सकता, ये हुआ भी नहीं है। जो 40 फीट है उसके बाहर का जो 11 फीट है उसमें काफी लोग बैठे थे। इस वीडियो में जितने सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं उन सभी के बयान सीबीआई ने दर्ज किए। सीबीआई यह पता कर रही है कि इतने लोग सेमिनार हॉल में करने क्या गए थे। यह वीडियो तो कोलकाता केस की जांच में हुई लापरवाही को दिखाने की बात कर रहा है। हालांकि अब जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने इस केस से जुड़े 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, उसमें क्या खुलासा हुआ वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ वो हैं कौन कौन। इस पूरे मामले में संजय रॉय जो रेप मर्डर का मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सौरभ जो मुख्य आरोपी संजय का दोस्त है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। संदीप घोष जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। आरजी कर के 2 मेडिकल स्टूडेंट, दोनों ने घटना वाली रात पीड़िता के साथ डिनर किया था।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हाउस स्टाफ गुलाम, जो घटना वाली रात 2:45 पर तीसरे फ्लोर पर गया था, यहीं पर सेमिनार हॉल है, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंटर्न शुभदीप, जिसने घटना वाली रात पीड़िता से बात की थी। इन सारे लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 लोग, जिसमें से 2 डॉक्टर, एक हाउस स्टाफ और एक इंटर्न शामिल है, इन सभी के बयान एक जैसे नहीं थे कहा जा रहा। अलग अलग बातें ये बता रहे थे, इसीलिए इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया। पॉलीग्राफ टेस्ट को कुछ लोग नार्को टेस्ट भी समझ रहे, जबकि दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन लगाकर सवाल पूछे जाते हैं और इस दौरान 3 तरह से सवाल किए जाते हैं: रेलेवेंट, इररिलेवेंट और कंट्रोल क्वेश्चंस। अब जैसे संजय रॉय से क्या सवाल पूछे गए ये आपको बता दें। संजय रॉय से पूछा गया क्या आपका नाम संजय रॉय है, तो वहां पे मशीन जो है वो बताएगी हार्ट बीट कितनी है, क्या सांस तेज तो नहीं हुई, बीपी तो नहीं बढ़ा, मतलब पता चलता कि बॉडी में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। फिर पूछा कि क्या आप कोलकाता में रहते हैं, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे, क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, क्या आपने पीड़िता का रेप किया, क्या आपने पीड़िता का कत्ल किया, क्या आपने कभी झूठ बोला है, क्या टमाटर का रंग लाल होता है, क्या आप पीड़िता को जानते थे, क्या कत्ल में आपके साथ कोई और भी शामिल था, क्या कत्ल करने के बाद आप अस्पताल से भाग गए थे, क्या आपने पीड़िता के साथ पहले भी छेड़छाड़ की है, क्या आप पॉर्न फिल्में देखते हैं, क्या आप डॉक्टर संदीप घोष को जानते हैं, क्या कत्ल की जानकारी आपने संदीप घोष को दी थी, क्या आप पीड़िता के कत्ल से पहले रेड लाइट इलाके में गए थे, क्या आपका ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में टूटा था, क्या इन सारे सवालों के आपने सही जवाब दिए हैं। यानी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब हां या नहीं में दिए जाते हैं मोटे तौर पर। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब हां में दिए। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में किया गया, जो एक जेल है। संजय रॉय जो कोलकाता रेप मर्डर कांड का मुख्य आरोपी है, उसके बारे में सूत्रों के मुताबिक अब तक की इंटरोगेशन रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, उसने क्या क्या कबूल किया है वो भी आपको बताता हूं। संजय रॉय ने कबूल किया है कि उसने ट्रेनी डॉक्टर से रेप किया और उसके बाद मर्डर किया। संजय रॉय ने कबूल किया कि 8 अगस्त की रात एक दोस्त के साथ शराब पी। इसके बाद संजय रॉय रेड लाइट एरिया गया, रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की। रेड लाइट एरिया से संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की और अश्लील तस्वीरें मंगाई। संजय ने कबूल किया कि वो करीब 4 बजे मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल पहुंचा, वहां ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी। संजय ने ट्रेनी डॉक्टर का मुंह और गला दबाया, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोश ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रेप करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। रेप और मर्डर के बाद संजय रॉय सुबह अपने दोस्त के घर जाता है और वहीं सो जाता है। संजय रॉय के अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। खास बात यह है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ 2 बार हुआ है। आज भी संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के सेशन होते हैं और सीएफएसएल की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। पहले सेशन में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए आज फिर से संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष से जो सवाल पूछे गए उसमें क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे, क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप और मर्डर किसने किया, क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ, पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी, क्या वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई, अगर हां तो क्यों, क्राइम सीन के पास रिनोवेशन क्या आपने करवाया, अगर हां तो किसके कहने पर, क्या आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की, वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी, क्या संजय रॉय को जानते हैं, क्या 8 और 9 अगस्त को आप संजय से मिले थे। तो ये जितने सवाल पूछे जाएंगे उस दौरान मशीन लगी रहती है और वो चेक करती है कि भैया इसका बीपी तो नहीं बढ़ रहा, हार्ट रेट तो नहीं बढ़ रहा, सांस तो तेज नहीं हो रही, क्योंकि मतलब अगर कई बार क्या आप झूठ बोल रहे हैं तो सांस तेज हो जाएगी। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये संदीप घोष तो खुद डॉक्टर है, उसको तो पता है पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे सांस कंट्रोल करनी है, इससे कैसे सच पता चलेगा। लोग सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की अब तक की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीड़िता के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और मैसेज से पता चला है कि ट्रेनी डॉक्टर रात 2:45 तक जिंदा थी। पीड़िता की कजिन ने उसे मैसेज भेजा था। मैसेज का जवाब पीड़िता ने रात 2:45 पर दिया था, यानी 2:45 तक तो वो ठीक थी। एजेंसीज इस बात की जांच कर रही हैं कि मैसेज पीड़िता ने ही भेजा था या उसके मोबाइल से किसी और ने भेजा था। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल एविडेंस को खंगाला जा रहा है। इधर सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अलग ही पॉलिटिक्स में बिजी है।
आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। अब इस चिट्ठी पर मोदी सरकार का जवाब आ गया। मोदी सरकार के मंत्री ने कैसे ममता बनर्जी को जवाब दिया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में पीएम को कहा क्या था, लिखा क्या था। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा था कि देश भर में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में रेप के बाद हत्या हो जाती है। यह देखना डरावना है कि देश में रोज लगभग 90 रेप के मामले होते हैं। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह लेटर लिखकर रेप के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की, लेकिन अब ममता के इस लेटर का जवाब केंद्र सरकार ने दिया। ममता बनर्जी के इस लेटर का जवाब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया और फैक्ट के साथ ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लिखा कि 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े प्रावधान किए गए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के मुद्दे पर लिखा है, देश भर में 30 जून 2024 को 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट दी गई थी, जिसमें 20 पॉक्सो कोर्ट भी थी, लेकिन जून 2023 तक इनमें से एक भी कोर्ट पश्चिम बंगाल में चालू नहीं हुई। बाद में रिवाइज टारगेट के तहत बंगाल को 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित की गई, जिनमें 30 जून 2024 को केवल 6 पॉक्सो कोर्ट काम कर रही। यह तब है जब पश्चिम बंगाल में रेप और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं। फिर भी राज्य सरकार ने बची हुई 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की दी हुई कानूनी योजनाओं का फायदा उठाते हुए बंगाल में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यानी कोलकाता रेप और मर्डर कांड के मुद्दे पर बंगाल के लोगों में नाराजगी है और ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए, हमने तो आपको पहले ही दिन कहा था कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट मसला नहीं है। मुद्दा यह है कि यह बताया जाए कि देश में रोज 90 जो है वो रेप की घटनाएं हो रही और यह नाराजगी ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा सकती है, जो पब्लिक की नाराजगी। इसलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पूरे देश में महिला सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन यहां भी वो खुद ही एक्सपोज हो गई, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत फास्ट ट्रैक कोर्ट बंगाल में वो शुरू ही नहीं करवा पा रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार कितनी गंभीर। लेकिन जब गंभीरता की बात हो रही तो अब बात अगले चैप्टर की, गंभीर समस्या की। पाठशाला में अगली क्लास, मोदी के गुजरात में ऐसा क्या हुआ कि लगभग पूरा राज्य हाई अलर्ट पर है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक बीजेपी की सरकारों के लिए वो चुनौती जो खत्म नहीं हो रही, अब उसका चैप्टर। अगस्त खत्म होते होते मॉनसून से राहत की उम्मीद। पहाड़ों पर लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। मैदानी इलाकों में नदियों की रफ्तार भी काबू में आने लगी, लेकिन अचानक अगस्त के आखिरी हफ्ते मॉनसून ने बैकफायर करके सबको चौंका दिया। सबसे बड़ा शौक तो गुजरात और राजस्थान के लोगों को लगा। एक बार भीषण बारिश का दौर झेलने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने ही लगी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में पूरा गुजरात और राजस्थान का बड़ा इलाका पानी पानी हो गया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत यूपी बिहार के कई इलाके भी भारी बारिश की मार झेल रहे हैं, लेकिन जो हाल गुजरात का है वैसा तो शायद यहां के लोगों ने पहले कभी देखा और झेला नहीं। हालत यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कंट्रोल रूम से खुद मोर्चा संभाले हुए। उन्होंने सभी आला अधिकारियों और कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम से फोन पर बात करके पूरी जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इतनी तैयारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि खतरा बड़ा है। अब तो मौसम विभाग ने गुजरात के 33 में से 24 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। साफ है कि अगले 24 से 48 घंटे गुजरात और आसपास के इलाकों के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए ना गुजरात का मैप, ऑलमोस्ट पूरा मैप लाल हो रखा है। जहां जहां लाल है मतलब वहां हाई अलर्ट है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गुजरात के 13 जिलों में एनडीआरएफ की टीम तैनात करनी पड़ी। एहतियात के तौर पर कल गुजरात के सभी प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिए गए। गुजरात के वलसाड से आई तस्वीरें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरे शहर का हाल देखिए, घर मकान गाड़ी सब डूब गए भाई। पूरे शहर में सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा। ये आप तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि नदी में शहर बसा हुआ है। कई इलाके तो पानी के बीच टापू जैसे दिख रहे हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ऊपरी इलाके में बारिश का दौर अभी थमा हुआ है।
लेकिन औरंगा नदी अभी भी उफान पर है, जिसका पानी शहर में घुसा चला जा रहा है। वहीं नदी किनारे बसे गांव पानी में डूबे हुए। इस आसमानी आफत के बीच एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। देखिए, वलसाड के दूरदराज के इलाके में एक गर्भवती महिला को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, तो एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर पहुंची और महिला को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया। गुजरात के कच्छ में पहले से ही बड़ा इलाका दलदल है, लेकिन लगातार बारिश के कारण रन ऑफ कच्छ का क्या हाल है, जरा उसकी तस्वीर। मांडवी हाईवे पर इतना पानी आ गया कि लगा जैसे नदी बह रही है। यह हाईवे है बॉस। इतना सैलाब तो कच्छ से लगे समंदर में भी देखने को नहीं मिलता जितना मानसून की बारिश में देखने को मिल रहा है। जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए फुल से। सिर्फ हाईवे ही नहीं, कच्छ शहर की सड़कों का भी हाल देखिए। बारिश के बाद इतना पानी आ गया, इतना पानी कि सड़क पर समंदर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देखिए ना भाई, तस्वीर देखते जाइए। ऐसी नदी जैसे शहर के बीच से नदी बह रही है। यह कच्छ का इलाका है। इसी सैलाब के बीच से जब एक कार सवार ने कार निकालने की कोशिश की, देखिए कैसे उसकी जान आफत में पड़ गई। ये तस्वीरें लखपत हाईवे की हैं। कार में पूरा परिवार बैठा हुआ है। भाई साहब कार लेके घुस गए, नहीं अब तो मैं नदी पार करके दिखाऊंगा। उसमें देखिए जाके फंस गए, परिवार अंदर बैठा। ऐसे में स्थानीय लोग आ गए और कार को धक्का देकर सैलाब से बाहर निकाला गया। तो कभी कभी इतनी होशियारी भी नहीं दिखानी चाहिए। सिर्फ शहर ही नहीं, कच्छ के गांव भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गांव में पानी 4 फीट से ज्यादा भर गया है, जिसमें घर, मकान, खेत, फसल सब डूब गए। लोगों को अपनी जान बचाना तक मुश्किल पड़ रहा है। लगातार बारिश के बाद गुजरात के सबसे बड़े डैम सरदार सरोवर नर्मदा बांध का हाल देखिए। ओवरफ्लो होने के बाद डैम के 23 गेट खोलने पड़े। ऐसा इस सीजन में पहली बार हुआ है जब नर्मदा डैम के 23 गेट खोलने पड़े। आप पानी की धार देखिए कितनी जबरदस्त। डैम के गेट खोले जाने के बाद निचले इलाकों समेत भरूच और वडोदरा तक में अलर्ट जारी किया गया। हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन सभी इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को पहले से ही तैनात कर दिया। नवसारी जिले में कावेरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं अब अंबिका नदी भी खतरे के निशान के 2 फीट ऊपर बह रही, जिसके बाद नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। कई जगहों पर तो सड़कें ही बह गई। प्रशासन ने भी ऐसे इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर आफत मोल ले रहे हैं और सैलाब के बीच से सड़क पार कर रहे हैं। अब जैसे ये भाई लोगों को देखिए, अब हो सकता है इनकी मजबूरी हो कि घर जाना है, यही सड़क है, क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात तो लोगों को बरतनी चाहिए। भारी बारिश के बाद महिसागर जिले में बना पानम डैम ओवरफ्लो हो रहा है। एहतियात के तौर पर डैम से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद लूनावाड़ा शहर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है, जिसकी वजह से डैम से अभी और पानी छोड़ा जा सकता है। महिसागर के संतरामपुर में भी भारी बारिश के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चिबोटा नदी उफान पर है। लूनावाड़ा हाईवे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। रिहायशी इलाकों में भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ। आप देखिए ना भाई कैसे पानी तेजी से बह रहा है, और इधर जो बारिश हो रही है उससे आप देखिए सड़क पे पानी है। मतलब उधर नदी जबरदस्त जोर मार रही है, इधर सड़क पर पानी भरा जा रहा है। भारी बारिश के चलते गुजरात की लगभग सभी नदियां उफान पर, डैम ओवरफ्लो हैं। गांधीनगर के संत सरोवर डैम की तस्वीर देखिए, जो खतरे के निशान के करीब है। ऐसे में यहां से भी साबरमती नदी में पानी छोड़ना पड़ा। गांधीनगर में शहर के हाल भी ठीक नहीं है। भारी बारिश के बाद शहर के पास एक अंडरपास पड़ता है। उस अंडरपास में इतना पानी भर गया कि यहां से गुजरने वाले हर शख्स को मुसीबत का सामना करना पड़ा। देख रहे हैं वो बाइक वाला बेचारा संभाल के चला रहा है। अब गाड़ी वाला धीरे चल नहीं सकता, उसके इंजन में पानी घुस जाए तो वो पूरा तेज रफ्तार निकाल रहा है। मतलब सब अपनी जान बचा रहे हैं, अपनी गाड़ी बचा रहे हैं। ये देखिए ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद छोटा उदयपुर से गुजरने वाली भारज नदी भी उफान पर है। नदी की धार में इस पर बने ब्रिज का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। वो तो गनीमत रही कि किसी भी बड़े हादसे से पहले ही ब्रिज को आने जाने के लिए बंद कर दिया। मौके पर जाकर अधिकारियों की टीम ने मुआयना किया, जिसके बाद लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। वडोदरा में एक दिन में 5 इंच बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये वडोदरा का हाल दिखा रहा है।
निचले इलाकों में बसी बस्तियां पूरी तरह से डूब गई। सड़क से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि लोगों को सुरक्षित जगह भेजना पड़ा। ये हालत इसलिए हुई क्योंकि विश्वामित्री नदी उफान पर है। अभी भी बारिश का दौर थमा नहीं है और ऐसे में वडोदरा के लोगों की मुसीबत भी कम होने वाली तुरंत तो नहीं है। और आपको अलग अलग हिस्से दिखा रहा हूं। जो मैंने कहा कि गुजरात के लगभग सारे जिले, कुछ को छोड़ दीजिए तो वो हाई अलर्ट पे हैं। आप हालत देखिए ना, क्या हालत है। सुरेंद्रनगर में भी बारिश के रेड अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाई पर रखना पड़ा। यहां भी बारिश के बीच लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। इस बीच एक टेंपो सैलाब के बीच फंस गया। पहले तो टेंपो के ड्राइवर को बचाया गया और इसके बाद रस्सी की मदद से टेंपो को भी खींचकर बाहर निकाला गया। मोरबी में अभी भी देर रात बड़ा हादसा हो गया जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर 18 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नदी में बचे हुए लोगों की तलाश में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मोरबी हादसे की जानकारी दी। अहमदाबाद में तो उस वक्त बड़ा हादसा होते होते बचा जब 25 लोगों से भरी एक बस परिमल अंडरपास से भरे पानी में जाकर फंस गई। देखिए कैसे फंस गई है बस पूरी। इसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देखिए बस कैसे फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह 4 बजे हुआ। रात के अंधेरे में बस का ड्राइवर अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा नहीं लगा पाया, भाई घुसता चला गया। उसके बाद उसको लगा कि अब तो ये नाव होगी तभी निकल पाएगी, तो वहां पे रोका या रुक गई होगी, इंजन में पानी गया हो। दाहोद और आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। दाहोद की दूधमती नदी का हाल देखिए। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी के सभी घाट डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि नदी किनारे बना शमशान घाट भी पानी में डूब गया। इसके बाद यहां अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम का असर तटीय इलाकों समेत समंदर तक देखने को मिलेगा, जिसके बाद कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर। समंदर में ज्यादा दूरी तक जाने वाले मछुआरों को अलर्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 28 और 29 अगस्त को सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में कोस्ट गार्ड की टीम पहले से मुस्तैद हो गई। गुजरात जैसा हाल राजस्थान का। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां अना सागर लेक ओवरफ्लो होने के बाद शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। शहर में लेक का पानी न घुसे और हालात काबू में रहे, इसके लिए प्रशासन भी एक्शन मोड। कई जगहों पर रेत की बोरियां लगानी पड़ी ताकि पानी रुक जाए। राजस्थान के करौली में नदी में बहे 2 युवकों का रेस्क्यू करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बांधा से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में अचानक उफान आया, जिसमें 3 युवक बह गए। एक युवक तो नदी से बाहर आ गया, जबकि 2 युवक एक पेड़ के सहारे जिंदा बचे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने नदी से बाहर निकाला। यूपी के सीतापुर का हाल देखिए। सिर्फ गुजरात और राजस्थान की बात नहीं है, यहां जाते जाते भी बारिश जो है वो तबाह किए जा रही है। शारदा नदी की सहायक नहर के फटने के बाद गांव में ऐसा सैलाब आया कि अफरा तफरी मच गई। खेत खलिहान घर मकान सब बहने लगे। नहर फटने के बाद करीब 2 दर्जन गांव में इसी तरह बर्बादी हुई है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए। त्रिपुरा में बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद इंडियन एयरफोर्स का रिलीफ ऑपरेशन चलाना पड़ा। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। त्रिपुरा के गोमती जिले में हेलीकॉप्टर से उन इलाकों में जरूरी सामान के पैकेट गिराए जा रहे हैं जहां अभी तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची।